नहीं है, जब एक तरह की भाषा नहीं है, जब एक तरह की संस्कृति नहीं है, और सारी संस्कृतियों ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान को बनाने में या जो समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, तो क्रिएटिविटी किसी एक भाषा या एक वर्ग की धरोहर नहीं है, उसकी बपौती नहीं है। It belongs to the people of this country who fought for the independence against the British, and they fought also in the post-election, in the post-independence period against the feudal order. जो सामंती व्यवस्था रही है हमारे देश में, उससे भी हमने लड़ते रहे, यही लोग लड़ते रहे। और उस लड़ाई का एक सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो सरकारी विद्यालयों से पढ़ के आए, जो पब्लिक एजुकेशन के बैकग्राउंड से पढ़ के आए, सामाजिक और आर्थिक रूप से मोबाइल हुए, हर वो उस वर्ग के अंदर वो आशा की किरण नजर आई कि वो भी अपना कल बेहतर कर सकता है, वो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है। और अब ये सरकार उन गुलामी की जंजीरों को फिर से, उन बेड़ियों को हमारे पांव में डालना चाहती है। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं साहब? देखिए, आरटीई की बात आप करते हैं, राइट टू एजुकेशन, बहुत खुले शब्दों में कहा इन्होंने, कहीं राइट टू एजुकेशन का मूल्यांकन नहीं किया, उसकी कमजोरियों को नहीं देखा। एक तो ये उसी तरह का डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट और कहानियों को हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि किसी को ख्वाब आया और किसी ने भगवान से बात की और भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो इस डॉक्यूमेंट में किसी भी स्टडी का कहीं कोई हवाला नहीं है। अनीसा ने कहा द सो कॉल्ड परंपरा, सो कॉल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हर समाज का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता रहा है, लेकिन अगर वो एक ही जगह खड़ा हो जाए, ये मान के कि ये शाश्वत है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो गंदे नाले के पानी की तरह उससे बदबू आने लगती है, और वो बदबू हमारे समाज में हजारों साल तक रहती है। आप कहेंगे वो बदबू क्या है, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मुख्य बात आपके सामने रखना चाहता हूं, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंदर जो हमने सेकुलर लिबरल एजुकेशन की नींव रखी इस देश में तमाम विरोध के बाद, और वो विरोध कभी ब्यूरोक्रेसी से आती है तो कभी विरोध हमारे जनता में भी लोग इस तरह के हैं कि वो शायद उस दूर तक नहीं समझ पाते, और उस तमाम सारी चीजों के बावजूद जब हर वर्ग मोबाइल हुआ, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली मोबाइल हुआ, आज की तारीख में देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में नेट गेन हुआ है। सबसे पिछड़ा तबका भी आज हायर एजुकेशन में शरीक हो रहा है। तो सारे जो अवसर, एक तो अवसर बहुत थोड़े, और वो जो भी अवसर थे जिससे कि मेहनतकश माँ बाप ने अपने बच्चों को आगे पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आज जब हम यहां बैठे सभा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 का मूल्यांकन की भी मीटिंग चल रही है, और उसमें उन्होंने एक प्रमुख बात कही, वो ये कहा कि अब जमाना है हाइब्रिड एजुकेशन का। अब ये बताइए कि हाइब्रिड एजुकेशन का तो हम नतीजा देख रहे हैं, जबकि करीबन 250 मिलियन बच्चे पैंडेमिक के दौरान स्कूलों से बाहर हो गए। इसका कहीं मूल्यांकन, इसका कहीं आंकड़ा हमारे देश के किसी भी राज्य में नहीं है। और एक ऐसे समय में जब बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं, जहां और ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है कि जो छोटे छोटे समूहों में बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई, उनके सीखने की व्यवस्था कर पाएं,
और भी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हमारी सरकार स्कूलें बंद कर, रैशनलाइजेशन के नाम पे कि साहब बड़ा खर्च हो रहा है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चे नहीं। आप भी और हम भी इसमें इस हवा में बह जाते हैं। कोई पूछे बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए। गांव में तो बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं है। स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं है कि स्कूल में आपने शिक्षक अपॉइंट नहीं किए। 5वीं जमात तक की पढ़ाई जो है ना एक शिक्षक चला रहा है, और फिर एक सरकार का जो नुमाइंदा है, एक प्रथम बहुत दिनों से बहुत सारी रिपोर्टें पैदा करता है, कहता है हमको मल्टी ग्रेड एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही विरोधाभास है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि जब शिक्षा का प्रसार हुआ है पिछले 5 साल में, तो और संकुचित हुआ है, लेकिन जो भी प्रसार हुआ वो गांव-गांव तक पहुंचा और उसने गुलामी की जंजीरों को कमजोर किया, और उससे जो प्रॉपर्टीड क्लास है वो हमेशा से प्रभावित है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, क्योंकि उसकी बेगारी, उसकी हुकूमत नहीं चल पा रही। मनरेगा ने वही काम किया। उसने कहा भाई ये रेट हो गया लोकल, इसीलिए तो जैसे 14 में नई सरकार आई तो पहला एजेंडा था मनरेगा को तो खत्म करेंगे, खत्म नहीं कर पाए, उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें, और ये कह रहे हैं कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करेंगे, हम बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम रखेंगे, 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, 1 साल में कोई सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, 2 साल में कोई डिप्लोमा लेके चला जाएगा, तो जाएगा कहां? उसको लेगा कौन? दिक्कत यह है कि तुम जाओगे नहीं तो हम तुम्हें धक्का देके बाहर कर देंगे। Nobody drops out from education, they are pushed out. इस बात को अगर हमने नहीं समझा और इस नैरेटिव में हम फंस गए कि बच्चे के घर में खाना नहीं है, बच्चे के माँ बाप के पास आमदनी नहीं है, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो रहा है। वो जमाना था 60 के दशक का, 70 के शुरू के दशक। अब कोई भी बच्चा भूखमरी की वजह से बाहर हो रहा हो, बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि भूखमरी पे हमने काबू पा लिया, लेकिन व्यवस्था अपने आप को इस तरह से तैयार करती है कि ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, वो जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहे, वो अपनी जगह पे खड़ा रहे। ये जो लड़ाई, ये केवल शिक्षा नीति के खिलाफ की लड़ाई, क्योंकि केवल एक शिक्षा है, एकमात्र वो एलिमेंट है जो इस मोबिलिटी के प्रोसेस को प्रशस्त कर सकता है। लेकिन अगर वो मोबिलिटी एक ऐसे करिकुलम से आएगा जो हमको विश्वास के रास्ते पे ले जाएगा, जो हमें ज्ञान और विज्ञान के रास्ते से दूर करेगा, तो ऐसी व्यवस्था का भी हमें पुरजोर मुखालफत करना होगा। तो हम स्कूल से लेके हायर एजुकेशन के तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी किरण दिख रही हो आपको, तो आप बिल्कुल अपनी बात यहां पे ला के रखें। हम यहां विमर्श के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सुनने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, और मैं बोलने के लिए नहीं यहां पे आया। इस संघर्ष में आपके साथ चलने के लिए आया, और ये चलना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम उस नतीजे पर ना पहुंचे जहां पे एक जनवादी प्रगतिशील शिक्षण की व्यवस्था हो, जहां पे हम एक तरफ तो कहते हैं कि साहब गांव का हर स्कूल जो है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चलाएगा, दूसरी तरफ हम गांव के उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोगों को रख देते हैं जो कि ना गांव के हैं, ना गांव के लोगों से उनका कोई सरोकार है, और जिनका सरोकार है उनको हम बार बार कहते हैं, पहले वोट के लिए मना करते थे, अब हम उन कमिटीज में उनको बैठने से मना करते हैं।
तो लड़ाई तो गांव से शुरू करनी है। यहां पे हम अपनी बात जोर से कहेंगे, कितना दूर पहुंचेगा, लाउड स्पीकर है, शुक्र है कम से कम ये लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ, जहां तक पहुंचे। लेकिन जरूरत इस बात की है, और मैं आह्वान करना चाहूंगा अपने नए यंग फ्रेंड्स से कि गांव-गांव जाना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट पे लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डॉक्यूमेंट को आप सभी अपने अपने गांव में मल्टीपल कॉपीज लेकर जाएं। हिंदी में चाहे जिस भाषा में भी हो उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, रीजनल लैंग्वेजेस में हमको ये बात रखनी पड़ेगी। और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन अभी भी, जो एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो प्रोविंशियल स्टेट की जिम्मेदारी ज्यादा है। सेंट्रलाइजेशन की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए मैं आज के दिन स्टालिन साहब का नमन करना चाहूंगा कि साहब कम से कम उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट वहां का राज्यपाल ना करे। उसका नतीजा क्या है, अच्छा या बुरा क्या है, वो देखेंगे। लेकिन हमें मालूम है किस तरह के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है और किस तरह से होता है, कितने उसमें वाकई प्रखर विद्वान हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिस्टम में पढ़ाई की हो। मुझे तो शक लगता है, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं बने हुए, जैसे कि हमारे देश में अभिमन्यु को बहुत सारा ज्ञान मां के पेट से ही पता चल गया था, वैसे ही है ये भी। वो ज्ञान लेके ही पैदा हुए हैं और हम ज्ञान पाने की कोशिश में हैं। फर्क है, हम आज उस कोशिश में ज्ञान को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बेहतर है कि जो ज्ञान लेकर पैदा ही हुआ है वो बेहतर है। इस लड़ाई को, ज्ञान पाने की लड़ाई को हमको बेहतर बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.